अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। आइए आज हम अपनी सेकंड बुक पढ़ते हैं जो कि है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में? एंजाइम हमने स्टार्ट किया था। एंजाइम का अगर मैं आपको बताऊं, द एंजाइम कैन बी डिफाइंड these are the catalyst of biological system that are produced by the living cells which are capable of catalyzing the biological reaction between certain reactant to yield specific product। ठीक है, तो ये एक ऐसा कैटलिस्ट होता है बियोलॉजिकल सिस्टम का जो कि कैपेबल होता है दो प्रोडक्ट्स को कैटलाइज करवा के, दो सब्सटेंसेस को कैटलाइज करवा के एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ के बाद पीएच भी पढ़ा, फिर हमने देखा टेम्परेचर कितने पे ये काम करता है, फिर हमने देखा कि जो एक्टिव साइट क्या होती है, एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिकल नेचर भी हमने पढ़ी एंजाइम की। होलो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम में हम पढ़ेंगे enzymes have been named in many different ways. In many cases their name end in his suffix as which is preceded by the name of its substrate। वो ये कह रहे हैं कि एंजाइम के मुख्तलिफ तरीक़ों से एंजाइम को नाम दिया जाता है और उस नाम देने के बाद आखिर में उसका एक सफिक्स होता है, उसकी एक पहचान होती है, जो टाइटल उसके साथ लगा दिया जाता है वो होता है ASE। अच्छा, ये ASE है, ये एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये ASE से जो पहले आता है वो सबस्ट्रेट होता है। फॉर एग्जांपल सुक्रेज। अब आप देखें सुक्रोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। तो हमने सुक्रोज का अगर आप देखें SUCROSE, सुक्रोज क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। इसका हमने SUCR लिया, आगे हमने ASE लगा दिया, ये सफिक्स हो गया, ये हिस्सा जो है हमारा अलग हो गया। ठीक है जी, तो इट इज़ नोन एज सफिक्स फॉर एंजाइम। एंजाइम के लिए ये ASE जो है ये लाजिम होता है। ठीक है, और SURC जो है ये सबस्ट्रेट का हिस्सा है। ठीक है, इस तरह इसकी नेमिंग की जाती है। इसी तरह आगे है सुक्रेज है, लाइपेज है, यूरिएज है। ठीक है, इन अदर केसेस देयर नेम्स डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एंजाइम। अच्छा, एक तो हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ी जिसमें सबस्ट्रेट के नाम के साथ सफिक्स लगा दिया जाता है। तो सेकंड वाली जो इसमें है वो ये देखा जाता है, दूसरी क्लासिफिकेशन ये है कि उसका जो एक्शन होता है एंजाइम का उसके आगे सफिक्स लगा दिया जाता है, जैसे ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज, अब आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन का हम ये हिस्सा लेंगे OXID और आगे लगा देंगे ASE, ये हो जाएगा एंजाइम का नाम। ASE क्या है? सफिक्स। ठीक है जी, और ऑक्सीडेशन हमने लिया है प्रोसेस से।
ठीक है, तो वो वाला एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो क्या है, ऑक्सीडेज। In still other cases, their names are trivial and do not at all point out their substrate or pancreatic lipase. Other indicate some distinguishing feature of its action, like serine protease. तो वो ये कह रहा है कि बहुत सारी जगहों पर एंजाइम का नाम जो है वो सस्पिशियस ही रहता है, क्यों रखा, बस नाम रख दिया। और बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि एंजाइम जो है वो किसी ख़ास जगह पे एक्ट करने की वजह से उसको भी नाम दे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एंजाइम कमीशन सिस्टम ECS, there are 6 main classes of enzyme, and as mentioned above, each of these is further divided into subclasses. The main classes are this. वो ये कह रहा है कि मेनली जो है वो 6 क्लासेस हैं एंजाइम की, जो बनाई हैं किसने, एंजाइम कमीशन सिस्टम ने। कितनी बनाई हैं, 6 क्लासेस। और फिर ये जो 6 क्लासेस बनाई गई हैं इनको फर्दर जो है वो सब डिवाइड किया गया है सब क्लासेस के अंदर। ठीक है जी, 6 क्लासेस है और फर्दर उनको आगे से सब क्लासेस डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, कौन सी है, ऑक्सीओरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस नंबर 1 है उसमें, ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस, नंबर 2 ट्रांसफेरेजेस, नंबर 3 पे है लाइपेजेस, लाइएसिस, लाइगेजेस, isomerases, and the last one is hydrogenases. ये 6 क्लासेस हैं एंजाइम की, और इसको फर्दर अगर डिवाइड किया जाए तो आप भी समझ सकते हैं। ये ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस जो है इसमें पहले आएगी ऑक्सीडेशन वाली, फिर है रिडक्शन वाली, ये इसकी सब क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, आइए इनको हम फर्दर पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, these enzyme also called redox enzyme, ऑक्सीडो जो रिडक्टेजेस एंजाइम्स हैं इनको रिडॉक्स एंजाइम्स भी कहते हैं। कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय ट्रांसफरिंग H एटम और हाइब्रिड H नेगेटिव आयन। दिस ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड टू 4 सब ग्रुप। तो वो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम इनको रिडॉक्स एंजाइम भी कहते हैं, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फर्दर करवाते हैं बाय, कैसे करवाते हैं, H एटम को ट्रांसफर करवा के। इनकी जो फर्दर 4 टाइप्स हैं वो सब क्लासेस कौन सी हैं, ऑक्सीडेजेस, नंबर 2 डिहाइड्रोजनेजेस, हाइड्रो पर ऑक्सीडेजेस एंड ऑक्सीजनेजेस। ठीक है, ये इसकी 4 सब फर्दर सब टाइप्स हैं। ठीक है, उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई है। H2O + O2, पानी और वाटर को जब मिलाया जाएगा तो वो H2O2 बनेगा, इसको हाइपोजेंथीन बोलेंगे, फिर जेंथीन, फिर यूरिक एसिड। ठीक है, मतलब हाइपोजेंथीन से जेंथीन का बनना, जेंथीन से यूरिक एसिड का बनना, ये भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेजेस एंजाइम के थ्रू होता है। इसी तरह ऊपर में बताया हुआ है H2O का पानी के साथ मिलके H2O2 बनना भी क्या है, ऑक्सीडेजेस एंजाइम की वजह से होता है। हाइड्रोजनेजेस में पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड बनना, हाइड्रो
पर ऑक्सीडेजेस का और ऑक्सीजनेजेस का। ठीक है जी, तो ये सब क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेजेस। These enzymes bring about a transfer of functional groups such as phosphate, amino, acyl, methyl from one molecule to another molecule। वो ये कह रहा है ये वाले जो एंजाइम होते हैं ये ट्रांसफर कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि फॉस्फेट है, अमाइनो है, एसाइल है, मिथाइल है, किसी एक बी फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करने को ट्रांसफरेजेस। इसकी जो टाइप्स हैं वो ट्रांस अमाइनेजेस हैं, जो अमाइनोज एसिड्स को ट्रांसफ़र करती हैं वो ट्रांस अमाइनेजेस हैं। फिर ट्रांससैसिलेसिस है, ट्रांसमेथाइलेसिस है, फॉस्फोट्रांसफरेजेस है या ट्रांसपेप्टिडेजेस है। ठीक है जी, तो ये वाले क्या हैं, वो एंजाइम जो एक मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर कर दे उसको बोलेंगे ट्रांसफरेजेस एंजाइम। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलेसिस। These enzymes catalyze hydrolysis, added water in instant decomposed and functional group of substrate transfer to water। substrate transfer to water, वो ये कह रहा है कि ये वो वाले एंजाइम हैं जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, पानी की तोड़ बोड़ कर देते हैं। पानी की हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या है, added water is instant decompose and functional group of substrate transfer to water। तो फिर क्या होगा कि अगर हम किसी सब्सटेंस में पानी को मिक्स करेंगे तो पानी जो है उस सब्सटेंस को तोड़ के उसमें से फंक्शनल ग्रुप को निकाल के अपने साथ मिला लेगा, ये हाइड्रोलिसिस है। इसकी जो एंजाइम ये करवाते हैं उनको हाइड्रोलेसिस बोलते हैं, और जो इसके सब ग्रुप्स हैं हाइड्रोलिसिस के वो हैं प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, डी अमाइनेजेस, डी अमाइडेजेस। ठीक है, ये सब ग्रुप्स है, सब क्लासेस हैं किसकी, हाइड्रोलेसिस की। फिर आता है लाइसिस। डेफिनेशन क्या है, दीज एंजाइम कैटलाइज द एडिशन ऑफ NH3 H2O OR CO2 to double compound or removal of these group leaving behind double bond। वो ये कह रहे हैं कि जो लाइसिस ग्रुप एंजाइम्स है बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये कैटलाइज करवाते हैं एडिशन ऑफ CO2 या NH3 या N2O, किसमें, डबल बॉन्ड को ये कर बनवाते हैं। ठीक है, जैसे फुमेरिक एसिड प्लस वाटर बनेगा मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड फिर फुमेरिक एसिड बन सकता है, साथ में वाटर को यील्ड डाउन करेगा। फिफ्थ पे है आइसोमेरेजेस। These enzymes catalyze the structural change in a molecule by the transfer of group in it and formation of isomeric form of substrate। वो ये कह रहे हैं कि ये वाले जो एंजाइम है, these enzyme ये कैटलाइज करते हैं क्या, स्ट्रक्चरल चेंज इन अ मॉलिक्यूल, के किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज लेके आनी हो, उसको तोड़ना हो, तो वो क्या करेंगे, ये आइसोमेरेजेस एंजाइम करेंगे। इससे होता क्या है कि ये ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक मतलब कि कोई भी आपका स्ट्रक्चर है उसमें अमोनिया ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ये उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह। जब एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, चीज़ वही रहेगी, स्ट्रक्चर चेंज, फीचर्स भी चेंज हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे द आइसोमर, मतलब एक ही केमिकल फार्मूला मतलब होने से
दो चीजें ऐसी हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका सेम नहीं है, उसको आइसोमर्स बोलेंगे। और जो एंजाइम ऐसा करवाते हैं उनको आइसोमेरेसिस बोलेंगे। और लास्ट है हमारा लाइगेजेस। लाइगेजेस, these enzyme catalyze condensation reaction joining two molecules by forming COCS-CN-CC bond along with the energy releasing hydrolysis or cleavage of high energy phosphate. These enzyme catalyze condensation। ये वाले जो एंजाइम है जिनको हम लाइगेजेस कहते हैं, ये कंडेंसेशन करवाते हैं दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलवाकर उनका ग्रुप बना देते हैं। किनको मिलवाते हैं? कार्बन कार्बन को, कार्बन सल्फर को, कार्बन नाइट्रोजन को, ऐसे कार्बन ऑक्सीजन को, इनको मिलाकर उनका ग्रुप बना देते हैं, उनको कंडेंस करवा देते हैं। ये कौन करवाते हैं? लाइगेजेस एंजाइम। और इनकी कंडेंसेशन होने से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे 6 क्लासेस हो गई किसकी? एंजाइम की। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइसिस, आइसोमेरेजेस, लाइगेजेस। ठीक है जी, ये हमने 6 क्लासेस हमने पढ़ ली, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। और इसकी फिर हमने हर क्लास की आगे से सब क्लासेस भी मौजूद हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असर अंदाज होते हैं। नंबर 1, एंजाइम concentration. Enzyme concentration, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of enzyme. Enzyme concentration in the body may fall or rise due to the change in the rate of its synthesis or degradation, which are brought about many factors including hormones and metabolites. वो ये कह रहा है कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, एंजाइम की जो मिकदार है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ अच्छा, एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि आपका एंजाइम का काम करने की जो सलाहियत है, आपके एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जितना ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी, एंजाइम की मिकदार होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ भी होंगी। एंजाइम कंसंट्रेशन इन द बॉडी में फॉल और राइज ड्यू टू द चेंज इन द रेट ऑफ इट्स सिंथेसिस। वो ये कह रहा है कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, एंजाइम की जो मिकदार है एक जिस्म के अंदर, वो कम या ज्यादा होती रहती है ड्यू टू द चेंज इन द रेट ऑफ इट्स सिंथेसिस और डिग्रेडेशन विद आर ब्रॉड अबाउट मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग हार्मोन। वो ये कह रहा है कि जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर, वो कम या ज़्यादा होती रहती है। कम या ज़्यादा होने की जो मेन वजह है वो ये है, या तो एंजाइम बन कम रहा होगा या ज़्यादा बन रहा होगा, या एंजाइम इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होगा या इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं बॉडी के अंदर जिनकी वजह से एंजाइम की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो सकती है। और ये कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली असरअंदाज होती है रेट ऑफ रिएक्शन पर। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अप टू द लिमिट्स। वो ये कह रहा है कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा कि जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर जाकर एंजाइम ने एक्ट करना है उसकी जो मिकदार है, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन के। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने पीछे भी टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन रीचिंग ऑन सर्टेन हाई टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो वो ये कह रहा है कि हर एंजाइम जो है उसके काम करने के लिए एक खास टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के थोड़ा बहुत बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपका जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो या तो ख़त्म हो जाएगी या एंजाइम ही ख़त्म हो जाएगा। Usually the enzyme reaction in man occur best at around 37 degrees centigrade, which is the average normal body temperature। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आम तौर पर एंजाइम जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं, और ये ही हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी को भी नुकसान और एंजाइम को भी नुकसान होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम रिएक्शन occurs fast is called its optimum temperature। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की यहाँ पर उसने डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पे एंजाइम अपनी बेस्ट और सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिविटी दे सके। Some plant enzyme act best at temperature around 60 degrees centigrade. For example, the enzyme DNA polymerase is selected with the bacterium named the worm aquaticus that though in the hot water spring is stable even at 90 degrees centigrade। वो ये कह रहा है कि although हम यूजुअली और आम तौर पर एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही काम करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम करते हैं। अब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम करता तो बॉडी का टेम्परेचर तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता, तो ये फिर कोई और चीज होगी जी। ये बैक्टीरिया है जो हॉट वाटर में होता है, हॉट वाटर के अंदर बैक्टीरिया रहता है। अब हॉट वाटर के अंदर रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जाहिर बात है उसके अंदर फिर बॉडी का टेम्परेचर भी उसी मुताबिक होगा, तो फिर वो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो भी उस बॉडी के मुताबिक ही होगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का जो है वो आपके एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख ले। ऑप्टिमम pH is at which enzyme catalyzes the reaction at maximum rate or for example optimum pH of salivary amylase is 6.4 to 6.9 and that of the trypsin is 8 to 9। वो ये कह रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होता है जिस पर एंजाइम बड़े अच्छे तरीके से अपना मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकता है। अब जो सलाइवा जो है वो हमारे मुंह के अंदर उसका जो एंजाइम है वो 6.4 पीएच पे काम करता है। ट्रिप्सिन जो एक एंजाइम है हमारे स्टमक के अंदर वो 8.8 पे काम करता है। और the extreme changes in the pH में actually denature the enzyme। pH में बहुत ज़्यादा फर्क जो अगर आ जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम अपना काम करना छोड़ देगा। प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर कोएंजाइम एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप आर आल्सो एसेंशियल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। वो ये भी कह रहे हैं कि एंजाइम को अपनी एक्टिविटी करने के लिए कोफैक्टर कोएंजाइम प्रोस्टैटिक ग्रुप वगैरह का भी होना लाजिम है। इसके बाद है इनहिबिटर्स। सर्टेन सब्सटेंस इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर।
वो ये कह रहा है कि बाज़-औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सर्टेन सब्सटेंसेस इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर, उनको इनहिबिटर कहते हैं। अच्छा, ये जो इनहिबिशन होती है ये रिवर्सिबल भी होती है और इररिवर्सिबल भी होती है। रिवर्सिबल का मतलब कि ऐसी इनहिबिशन हुई कि वो रिवर्स हो गई ना, ठीक है, और बाज़ औक़ात इनहिबिशन ऐसी होती है कि वो इररिवर्सिबल होती है, वो वापस नहीं हो सकती, एंजाइम पक्का पक्का इनहिबिट हो गया। ठीक है जी। अब हमारा एंजाइम का लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एंजाइम। फंक्शंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। एंजाइम जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। दे परफॉर्म फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फंक्शंस, वो मंदरजा बाला अहम फंक्शंस करते हैं। डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, दे डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। मोस्ट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर हाईली एफिशिएंट। मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, अगर एंजाइम ना हो तो उन प्रोसेसेस को होने के लिए एक बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो फिर उस एनर्जी को कम खपत करने के लिए हम एंजाइम जो है वो हमारी मदद करते हैं और एंजाइम उस रिएक्शन को, प्रोसेस को करवा देते हैं, एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। Proceeding from 10 raised to power 3 to 108 times faster than an uncatalyzed reaction। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमें H2O2 को H2 या O2 करना पड़े तो 18,000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़े, हमें 18,000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी एक मोल ऑफ H2O2 को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने के लिए। लेकिन जो एंजाइम है वो इसको जब अलग करता है तो सिर्फ 2000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, नो मोर देन। तो कितना फ़र्क आ गया कि एंजाइम जो है वो हमारे प्रोसेसेस को, एंजाइम जो है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को, रिएक्शंस को कितनी जल्दी से परफॉर्म करवा देते हैं और हमारी कितनी हेल्प आउट करते हैं। फिर है डाइजेशन। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर सिंपल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल। तो ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो है वो हमारी डाइजेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। कैसे हेल्प आउट करते हैं? छोटे पार्टिकल्स को बड़ा बनाते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटा बनाते हैं। तो वाइस वर्सा ये चलता रहता है। उनकी ब्रेकडाउन, उनकी एनाबॉलिज्म, उनकी कैटाबॉलिज्म ये एंजाइम करता रहता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम चलता रहता है। फिर है चीज़ मेकिंग। एंजाइम आर ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज़। एंजाइम जो है वो चीज़ बनाने के लिए भी मददगार साबित होता है, चीज़ बनाने के लिए भी मददगार साबित होता है। कैमोसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। कैमोसिन जो है वो फंगस से हासिल होता है। एंड इज यूज्ड इन चीज़ मेकिंग, और ये चीज़ मेकिंग में इस्तेमाल होता है। फिर है स्वीटनर। सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज स्वीटनर। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो स्वीटनर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज इसमें आएगा सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। ठीक है जी। तो ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा।
इसके बाद आता है एज डिटर्जेंट। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम आर हीट स्टेबलाइजर एंड यूज्ड एज ए डिटर्जेंट। अच्छा, वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं वो हीट स्टेबल भी होते हैं, इसलिए फिर वो एज ए डिटर्जेंट भी इस्तेमाल होते हैं। उनकी एग्जांपल है प्रोटीएजेस। Some enzymes are used as drug if there is any disturbance in the digestive system. कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम खुराक के मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब हमारा निज़ाम इन्हिज़ाम ख़राब होता है। If there is no formation of amylase, pepsin, trypsin or lipase in the stomach or intestine, these are obtained from vegetable and other sources. तो ये जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, अगर ये वाले एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, अगर हम किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे तो इनको हम बाहर से भी हासिल कर सकेंगे, क्योंकि इनका होना लाजिम है फॉर डाइजेशन पर्पस। फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, सम एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट लाइक एस्पार्जिनेज। तो कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनको हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिसाल लिखी हुई यहाँ पे एल लीवो एस्पार्जिनेज। Curing of disease, enzymes are also play important role in curing of disease such as the rickets and jaundice. तो बाज़-औक़ात ये होता है कि जो आपके एंजाइम हैं ये डिजीज़ के इलाज में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि अगर पीलिया, एक जॉन्डिस जो है, पीला यरकान भी इसको कहा जाता है, पीलिया या पीला यरकान अगर हुआ हो तो वो एंजाइम के थ्रू ही जो है वो क्योरेबल हो जाता है, ठीक हो जाता है। फॉर हार्ट प्रॉब्लम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड फॉर लिवर प्रॉब्लम सर्टन काइनेजेस आर यूज। तो उसका लिखा हुआ है कि अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होगा और लिवर प्रॉब्लम के लिए सर्टन काइनेजेस जो हैं वो यूज्ड हो जाएंगे। Blood clotting. Enzymes are also blood clotting by protein thrombin. तो एंजाइम्स जो हैं ऑब्वियसली ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ब्लड को क्लॉट बनाने के लिए। अल्कोहलिक बेवरेजेस, अमाइलेज इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। जो अल्कोहलिक मशरूबात हैं उनको बनाने के लिए भी एंजाइम यूज़ होते हैं। उसकी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है अमाइलेज। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो अल्कोहलिक के मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बियर इन ब्रेकिंग ऑफ बार्ले बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, और जो बियर है वो उसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं। मीट टेंडराइजिंग, सम एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड पेपाइन for etc. is used for meat tenderizing to facilitate the process of digestion. तो टेंडराइजिंग क्या होता है? पकाना। तो बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर गोश्त को कुछ पाउडर लगाया जाता है, बेसिकली वो एंजाइम होते हैं, वो क्या कर देते हैं, गोश्त को पका देते हैं, गला देते हैं, जिसकी वजह से पकने में आसानी होती है, खाने में आसानी होती है, हज़म करने में आसानी होती है। तो ये हमारा एंजाइम का चैप्टर ख़त्म हुआ। आइए इसको एक बार रिव्यू करते हैं। एंजाइम क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम का कैटलिस्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शन प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको फास्ट करवाता है, उनको प्रोसीड करवाता है। ठीक है जी। और सबट्रेट क्या होता है? सबट्रेट उस चीज़ को कहते हैं जिसके साथ एंजाइम अटैच होकर प्रोसेस को कंप्लीट करता है।
फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, सोलबिलिटी प्रॉपर्टी है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, फिर पीएच है। तो हर एंजाइम का ख़ास पीएच होता है जिस पे उसने काम करना होता है। कुछ एंजाइम्स बेसिक्स इन नेचर होते हैं, कुछ एंजाइम्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। फिर टेम्परेचर का हमने देखा था, ऑप्टिमम टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे जाने आने से एंजाइम की एक्टिविटी में फ़र्क ज़रूर पड़ता है, और बाज़ औक़ात तो एंजाइम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बाज़ औक़ात तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर द मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन जो होता है ना, वो क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और क्या करता है, प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था कि होलो एंजाइम क्या होता है। द एपो एंजाइम द नॉन प्रोटीन पार्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द होल एंजाइम टर्म एज एन होलो एंजाइम। कोफैक्टर क्या होता है, दीज आर द इनऑर्गेनिक आयंस। कोएंजाइम क्या होता है, दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, द कोफैक्टर एंड द कोएंजाइम दैट आर हाइडली टाउडली बाउंड इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, लाइएसेस एंड आइसोमेरेजेस। ये हमने 6 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ पे असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम की कंसंट्रेशन थी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना एंजाइम की मिकदार कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही उसका रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर, फिर हमने पढ़ा पीएच, उसके बाद हमने पढ़ा इनहिबिटर्स, और फिर हमने पढ़ा कि फिर ये ख़त्म हो गया, फिर हमारे आ गए फंक्शंस। तो फंक्शंस हमने बताया सबसे पहले कि हमारी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी थी एंजाइम की वजह से, बहुत माइन्यूट सी एनर्जी के अंदर हमारा वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। फिर डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चीज़ मेकिंग में, स्वीटनर में, डिटर्जेंट में, ड्रग्स, कैंसर ट्रीटमेंट में, उसके बाद क्यूरिंग ऑफ डिजीज़ में, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी, और मीट टेंडराइजिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है जी। तो ये हमारा एंजाइम जो है वो कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 8 जी, ये हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इस यहाँ तक जो हमने पढ़ चुका हुआ है, इसमें कुछ भी पूछना हो एंजाइम में से, हाइपर सेंसिटिविटी में से, या पीछे जो भी है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे ईमेल करें, मुझसे इन कांटेक्ट में आएँ। और बायोकेमिस्ट्री बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी किसी चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे और इसको ज़रूर याद करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें याद आसानी से हो जाएंगी। अगर रट्टा लगाएंगे तो मेडिकल प्रोफेशन ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आपको याद रह जाए। चीज़ों को पढ़ें, समझें, फिर याद करें उनको, ठीक है। तो इसमें एंजाइम्स में कुछ भी पूछना हो, कोई भी मसला हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।